24 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है कि पाकिस्तान ने अपनी एशिया कप की टीम अनाउंस की है और ऑब्वियसली उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है। तो उनके फैंस ने और हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो कि फैंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इन सब ने ऐसा शोर मचाया हुआ है कि बड़ी ज्यादती हो गई है। तो आज एक नई चीज मैंने ऐड की है, मैंने एक नया कैमरा ऐड किया है। तो हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कुछ नंबर्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अब नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि एशिया कप यूएई में है। आपके सामने बाबर आजम के कुछ नंबर्स मौजूद हैं। तो टोटल रिकॉर्ड हम बाबर आजम का यूएई में देख लेते हैं। 23 मैच बाबर ने खेले हैं, 763 रन हैं, 40 की एवरेज है विच इज़ ग्रेट। लेकिन स्ट्राइक रेट देखो 119 का। अगर 40 की एवरेज है और 119 का स्ट्राइक रेट है तो इसका मतलब यही है जो हमेशा हम सुनते हैं ना कि सेल्फिश क्रिकेट, अपने लिए खेलना, कि स्ट्राइक रेट नीचे जा रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट टीम का चढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी एवरेजें आप सबको मुबारक हों। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टैट है जो इनकी मैंने निकाली हुई है। जो आपकी बायलैटरल सीरीज होती है, यानी दो कंट्री जो आपस में खेलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की कोई सीरीज हो रही है, उसको बायलैटरल सीरीज कहते हैं। उन बायलैटरल सीरीज को अगर हम देखें तो 100 मैच टोटल बाबर आजम ने खेले हैं, 3000 प्लस उनके रन हैं, 42 की एवरेज है और 133 का स्ट्राइक रेट है। अब इसका कंपैरिजन करो एक टूर्नामेंट के साथ जिसमें 5+ टीम्स खेल रही हैं, और यहां पे आके स्ट्राइक रेट देखो 110 का आ जाता है। जहां एक बायलैटरल सीरीज में, यानी इतना प्रेशर नहीं होता बायलैटरल सीरीज में जब दो कंट्रीज आपस में खेल रहे होते हैं, तो 133 का स्ट्राइक रेट। और जब आप कोई हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट खेलते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं ना, बड़े मैच का प्लेयर नहीं है बाबर आजम, जैसे ही आप 5+ टूर्नामेंट में जाते हैं जहां पे 5 या 5 से ज़्यादा टीमें हैं, यानी ट्रॉफीज हो गई, T20 वर्ल्ड कप्स हो गए, आपके एशिया कप्स हो गए, उसमें फ़ौरन से आपका स्ट्राइक रेट 110 का आ जाता है। बल्कि एवरेज भी जहां ऊपर 42 की थी बायलैटरल में, वो किसी टूर्नामेंट में सिर्फ 29 की है। तो नंबर्स आपके सामने आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब T20 एशिया कप में बाबर आजम की स्टैट्स देख लेते हैं। 6 मैच T20 फॉर्मेट के एशिया कप में बाबर ने खेले हैं, सिर्फ 68 रन हैं, 11 की एवरेज है और 107 का स्ट्राइक रेट है। अब ये एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट है ना, एशिया कप, जो पहले बाबर ने T20 फॉर्मेट में मैच खेले हैं, सिर्फ 6 मैचों में 11 की एवरेज और 107 का स्ट्राइक रेट। अब हम T20 वर्ल्ड कप्स में आ जाते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। अब देखो भाई, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये वो नंबर्स हैं, ये फैक्ट हैं, और ये आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो T20 वर्ल्ड कप जो कलेक्टिवली बाबर ने खेले हैं, 21 का, 22 का, 24 का, उसके नंबर जब मैंने आज जोड़े तो भाई 17 मैच उसने टोटल खेले हैं, 549 रन हैं, 36 की एवरेज है और सिर्फ 111 का स्ट्राइक रेट है। इसमें 550 हैं और 2 50 उसने की हैं, एक नमीबिया के अगेंस्ट, एक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। मतलब T20 वर्ल्ड कप्स में 3 वर्ल्ड कप मिला के 111 का स्ट्राइक रेट, और आप इस बंदे के साथ वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं? क्या बात है यार। अच्छा, पाकिस्तान ने कुछ टूर्नामेंट्स के फाइनल भी खेले हैं बाबर आजम की मौजूदगी में। सो बाबर आजम ने 3 टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले हैं, और बड़े मैचों में यानी टूर्नामेंट के फाइनल्स में सिर्फ उसके 52 रन हैं, 17 की एवरेज और 108 का स्ट्राइक रेट। अब ये बड़े मैच हैं भाई, टूर्नामेंट्स के फाइनल। फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को बताने के लिए टूर्नामेंट के फाइनल भी निकाल लेते हैं कि कौन कौन से आपने फाइनल खेले हैं। सो पहला फाइनल बाबर आजम ने खेला था 2022 के एशिया कप का। इसमें श्रीलंका के अगेंस्ट, आपको याद है श्रीलंका ने आपको हराया था एशिया कप के फाइनल में, 6 बॉलों पे 5 रन। दुबई में फाइनल था, और मतलब बड़ा मैच का प्लेयर जो मैं कहता हूँ बाबर नहीं है, ये यहाँ पे साबित होता है दोबारा। फिर आपकी वो ट्राई नेशन सीरीज आपको याद होगी, न्यूजीलैंड बांग्लादेश के अगेंस्ट 2022 में, इसमें भी फाइनल में क्राइस्ट चर्च में 14 बॉलों पे 15, वही रन बॉल, अगेन बड़ा मैच। और यहाँ पे तो क्या ही बात है, वर्ल्ड कप का फाइनल जब आपको कश्तियां जलानी होती हैं और अपनी A+ क्रिकेट खेलनी पड़ती है, MCG, लाइफ में कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी MCG में दोबारा खेलने की। 28 बॉलों पे 32, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो 108 का स्ट्राइक रेट निकलता है जनाब टूर्नामेंट्स में। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली 2 सेमीफाइनल खेले हैं जिसमें बाबर ने बैटिंग की है, 2 सेमीफाइनल खेले हैं बाबर ने, 92 रन हैं, 46 की एवरेज विच इज़ गुड,
और फिर अगेन 121 का स्ट्राइक रेट। क्या आपको 121 का स्ट्राइक रेट काबिल कबूल है? इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। 2021 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप था, उसका सेमीफाइनल आपको याद है, पाकिस्तान हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। उसमें रन अ बॉल 34 बॉलों पे 39, 34 बॉलों पे 39, सिर्फ 114 का स्ट्राइक रेट, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ल्ड कप के बारे में एक इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, लेकिन आपके सामने एक मैं बड़े मैच की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल आपने ऑब्वियसली सिडनी में खेला था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। इसमें 42 बॉलों पे 53, और चलो पाकिस्तान जीता था ये मैच, लेकिन अगेन यहाँ पे 126 का स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का। उसके बाद हम नीचे हमारे रिजवान भाई पे आ जाते हैं। रिजवान भाई का यूएई का रिकॉर्ड आपके सामने है जी। 14 T20 मैच खेले हैं, 592 रन हैं, 53 की एवरेज, कमाल एवरेज है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखो 120। यानी अगेन जो हमने बाबर के बारे में ऊपर बात की थी कि जी आपको एवरेज तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन स्ट्राइक रेट बिल्कुल फारेग है, यानी जिसको कहते हैं ना अपने लिए खेलना, वही सेम चीज़ आपको दूसरे भाई के नंबर्स में भी नज़र आ रही है कि एवरेज तो यूएई में 53 की है, लेकिन स्ट्राइक रेट 120 का है। और इनकी ये जो 650 हैं, ये इनको बड़ी मुबारक हों। अच्छा, वर्स्ट स्ट्राइक रेट इन T20 इंटरनेशनल यूएई की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स का, ये वो पाकिस्तानी बैटर्स हैं जिनके कम से कम 350 T20 में रन हैं। इस लिस्ट में भी दोनों शहजादे मौजूद हैं। बाबर का स्ट्राइक रेट यूएई के अंदर 119 का हो गया, वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स की हम बात कर रहे हैं, और रिजवान का 120। हफीज़ और मलिक पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिटायर्ड हैं, और उमर अकमल प्रॉबेबली आगे खेलते नज़र नहीं आ रहे, तो उस पर भी बात करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है, और इतना ज़्यादा उनका सैम्पल साइज भी शायद मौजूद नहीं होगा। रिजवान की अगर हम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैट है, रिजवान की अगर हम T20 करियर में देखें कि पाकिस्तान ने जब पहले बैटिंग की है तो रिजवान का स्ट्राइक रेट 130 का होता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ये चेज में आते हैं तो स्ट्राइक रेट सीधा 120 पे आ जाता है। यानी जब प्रेशर आता है तो स्ट्राइक रेट अच्छा खासा गिर जाता है। भाई साहब, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये नंबर्स हैं आपके सामने, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो। जो मैच पाकिस्तान हारता है उसमें इनका स्ट्राइक रेट मजीद गिर के 113 का आ जाता है, रिजवान भाई का, जो मैच पाकिस्तान हारता है, यानी जो ये ज़्यादा बॉलें खाते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट बताई थी कि बायलैटरल वर्सेस टूर्नामेंट बाबर के, जहां पे हमने साबित किया नंबर्स के साथ कि जहां पे प्रेशर वाले टूर्नामेंट आते हैं वहां पे इनके स्ट्राइक रेट गिर जाते हैं। जैसे बायलैटरल में बाबर का स्ट्राइक रेट था 133 का, और टूर्नामेंट्स में 110 का। अब यही चीज़ अगर हम अपने रिजवान भाई की देखें तो आप क्लियर डिफरेंस देखोगे कि बायलैटरल में रिजवान का स्ट्राइक रेट है 130 का, यानी दो मुल्क जब आपस में खेल रहे होते हैं, और टूर्नामेंट में 114 का। लो, क्या बंदा इसके आगे बात करे। यानी जहां पे प्रेशर आता है, जहां पे टूर्नामेंट आते हैं, इनके ऊपर प्रेशर आता है और ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। 130 का स्ट्राइक रेट बायलैटरल में होता है इनका, और टूर्नामेंट्स में वो गिर के 114 पे आ जाता है। रिजवान भाई के भी T20 एशिया कप के हम नंबर्स देख लेते हैं। 6 मैच रिजवी भाई ने खेले हैं, 281 रन हैं, अगेन 56 की क्या कमाल एवरेज है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखो, ये 2022 का एशिया कप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 117 का स्ट्राइक रेट है भाई साहब, 117 का स्ट्राइक रेट। और ये जो 281 रन रिजवान ने किए हैं उसमें से 78 रन हांगकॉन्ग के अगेंस्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट था मेंशन करना। रिजवान ने जो 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, 21, 22 और 24, उन तीनों को अगर हम मिलाएं तो 17 मैच खेले हैं, 566 रन हैं, 40 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट देख लो 112, सिर्फ 112 का स्ट्राइक रेट। ये 110, 112, 113, 14 से ऊपर ही नहीं आ रहे। टूर्नामेंट के फाइनल देख लो, यानी बड़े मैच, 3 मैच खेले हैं, 104 रन हैं, 34 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 113। बड़े मैचों में क्लियर आपको नजर आ रहा है बायलैटरल में डिसेंट, और टूर्नामेंट्स में या प्रेशर वाले मैचों में बिल्कुल फारग हो जाते हैं। 113 का स्ट्राइक रेट है टूर्नामेंट फाइनल्स में। ठीक हो गया। अब जो 3 टूर्नामेंट के फाइनल रिजवान भाई ने भी खेले हैं, ऑब्वियसली ये इकट्ठे ही ओपन कर रहे हैं दोनों। तो एशिया कप का जो आपका फाइनल था 2022 का,
जो कि पाकिस्तान ने थोड़ा टोटल किया था। आई एम श्योर क्यों किया था। ऊपर आपने बाबर की रना बॉल वाली इनिंग्स देख ली, यहाँ उससे भी घटिया नॉक देख लो, 49 बॉल्स पे 55। ये वनडे का एशिया कप नहीं है भाइयों, ये T20 का एशिया कप है। आपके दो ओपनर हों एशिया कप के फाइनल में, और एक आपका ओपनर रना बॉल खेल रहा है और दूसरा भी रना बॉल से भी वर्स्ट जा रहा है, 49 बॉल्स पे 55 अगेंस्ट श्रीलंका। 2022 का एशिया कप दुबई में। कुछ समझ आती है 112 का स्ट्राइक रेट देख के कि आप कहाँ पे मैच हारते हैं। उसके बाद आपने ट्रांसनेशन सीरीज का फाइनल खेला, अगेन वही जिसमें हमने आपको भी बाबर के भी नंबर्स बताए हैं। उसमें रना बॉल से भी घटिया नॉक रिजवान की, 29 बॉलों पे 34 किया रिजवान ने, 117 का स्ट्राइक रेट है। MCG का फाइनल देख लो, अगेन रना बॉल 14 बॉलों पे 15 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट। जो वो ऊपर से काम खराब कर रहा है ये यहाँ पे आके रिपीट कर रहा है। मोहम्मद रिजवान T20 करियर स्ट्राइक रेट हैज नेवर टच्ड 130। रिजवान का T20 का जो स्ट्राइक रेट है करियर का, वो कभी 130 तक पहुंचा ही नहीं। बाबर आजम का जो T20 का स्ट्राइक रेट है वो हैज़ नेवर टच्ड 135 आफ्टर फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ हिज करियर, यानी पहले 2 मैचों में बाबर का स्ट्राइक रेट 135 को टच किया, उसके बाद कभी भी नहीं। मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम हैव द वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स अमंग 10 बैटर्स टू हैव स्कोर एटलीस्ट 3000 रन और मोर T20 रन। वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स है ये। पिछले दिनों मेरा ख्याल है विजडन ने भी अपनी एक स्टैट शेयर की थी, और यूएई में ही इससे पहले वो विराट कोहली वाला फैक्टर आ जाता है ना, फिर कोहली ने क्या किया है बताओ, तो भाई उसका 135 का था। को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन इनसे बहुत बेहतर है। तो ये सारे नंबर्स हैं। अब दोबारा हमारे मेन कैमरा की तरफ आते हैं। कल मैं राशिद लतीफ़ को सुन रहा था, पाकिस्तान के फॉर्मर विकेटकीपर बैटर। उन्होंने बार बार अपने डिफरेंट शोज में ना एक वर्ड यूज किया कि बाबर रिजवान एक टांग पे भी इन तमाम पाकिस्तानी यंगस्टर्स और सलमान अली आगा पे भारी हैं। ये 112 13 14 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले, हर बड़े मैच में फ्लॉप होने वाले, आधी टांग पे भी भारी हैं। ये जो मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं, इसमें क्या कोई मेरी ओपिनियन तो शामिल नहीं है ना कि फुरकान भट्टी क्या सोचता है। वो मैं हमेशा द ग्रेट टेम्बा बावूमा की एग्जांपल देता हूं, जिनका फ्रेम भी हमारे सामने स्टूडियो में लगा हुआ है। वो कहते हैं कि स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट बट करेक्टर इज व्हाट वी लुक एट। इनके ना स्टैट अच्छे हैं और ना इनका करेक्टर अच्छा है। करेक्टर क्या होता है क्रिकेट में कि आप बड़े मैच में अपना जिगर गुर्दा दिखाएं, क्या मैं आपको चेज करके दिखाता हूं। एजेंडा चलाना क्या होता है। कल वाला डॉक्टर नुमान नियाज का और राशिद लतीफ का आप कॉर्ड बिहाइंड सुन लो। पहले 2-4 मिनट में मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हमने क्यों सुननी है इनकी बातें। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, स्क्वाड पे बात करने की बजाय कहानी पता कहां से शुरू हो रही है उनकी वीडियो की, कि सलमान अली आगा डिजर्व नहीं करता। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर नुमान और राशिद लतीफ को ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये रोना बंद कर दें, ये रोना धोना बंद कर दें। आप लोगों का एजेंडा क्लियर टीवी पे नजर आ रहा है। ये आजकल की क्रिकेट रेडियो पे नहीं हो रही। लोग देखते हैं कि कौन सा प्लेयर नालायक है और कौन सा प्लेयर टीम के लिए खेलना चाह रहा है। ये किसी यंगस्टर को आने देते थे टीम में, किसी को उसकी जगह पे खेलने देते थे। जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं यार, हम लोग शर्म से मर क्यों नहीं गए। इन लोगों की मौजूदगी में हमें अमेरिका हरा के चली गई, हमें जिम्बाब्वे हरा के चली गई। लानत है हमारी क्रिकेट के ऊपर। अगर यूएसए, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड CD से हारने के बाद हम ये कह रहे हैं कि यार इन दोनों को एक टांग पे भी तरजीह हासिल है बाकी सब के ऊपर। कितनी शर्म की बात है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट राशिद लतीफ भाई, बहुत शर्म की बात है। अगर पाकिस्तान ने, जो कि आई एम श्योर आप लोगों की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान ट्राई भी हारे, पाकिस्तान एशिया कप में गंदी शिकस्त हो पाकिस्तान को, ये तनवीर भाई, राशिद भाई, डॉक्टर नुमान नियाज, इन सब की ये दुआ भी होगी, कोशिश भी होगी। अगर पाकिस्तान ने अच्छा कर दिया इंशाल्लाह, क्या आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आके सलमान अली आगा से और पाकिस्तानी टीम से
माफी मांगेंगे? किस मुंह से पाकिस्तान की तारीफ करेंगे? ऐसा क्या शौक है आप लोगों को दो फेल्ड बैटर्स को बैक करने का कि आपने कसम खाई हुई है कि हम पाकिस्तान की इस ठीक डायरेक्शन में जाने वाली टीम को बैक नहीं करेंगे? क्या जिद है? क्या जिद है? मतलब ऐसा क्या आपको साया कॉरपोरेशन दे रहा है कि आपको आजकल उनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा? मतलब मेरा दिमाग नहीं मानता कि अमेरिका आपको हराती है, जिम्बाब्वे आपको हराती है, आपको आयरलैंड हराती है, आपको अफगानिस्तान हराती है, आपका कप्तान टॉस में जहां टीमें 350 करने का सोचती हैं, आपका कप्तान नलायक 200 250 से ऊपर सोचता नहीं है, उसने करना कहां पे है? मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी हुई हैं राशिद लतीफ के मुंह से कि आपका कप्तान ही बड़ा बुजदिल है। बाबर आजम की बात कर रहे थे वो। तब साया कॉरपोरेशन से अच्छे ताल्लुकात नहीं ना होंगे राशिद भाई के, तब फेयर एनालिसिस करते थे। अब शायद अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, अब बैकिंग करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ करना भी तो है ना, मतलब सर्कल चलता रहे, लोग हमें देखते रहें। किस मुंह से आप लोग तारीफ करेंगे पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान ने अच्छा कर दिया, जो कि इंशाल्लाह ये करेंगे? जो 3-3 4-4 5-5 टूर्नामेंट हारे हुए हैं उनका कंपैरिजन होता है 14-15 मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान सलमान अली आगा से। सैंपल साइज में जमीन आसमान का फर्क है। हर बैटर को, पाकिस्तान का जो यंग बैटर है, हर बैटर को ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पाकिस्तानी मीडिया की समझ नहीं आती भाई। कल सुबह 11 सवा 11 बजे पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की, आकिब जावेद और माइक हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैंने भी ऑब्वियसली अलार्म लगाया हुआ था, मुझे पता था सुबह 11 बजे टीम अनाउंस होनी है, तो मैंने 10 बजे का अलार्म लगाया हुआ था कि चलो यार उठ के फ्रेश होके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है, फिर उस पर वीडियो करनी है। 10:15 बजे पाकिस्तान के दो बड़े न्यूज चैनल और कुछ बड़े पुराने जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहे थे कि गुड न्यूज, किंग इज बैक इन द टीम। अच्छा ठीक है, अनाउंसमेंट का वेट करते हैं। टीम अनाउंस होती है, बाबर रिजवान दोनों टीम में नहीं थे, वो ट्वीट भी डिलीट हो जाते हैं। और उन न्यूज़ चैनल्स को कोई पूछे कि सर आपने जो घंटा पहले भी गलत रिपोर्टिंग की है वो उसका ज़रा हिसाब तो हमें दें। और अब ना ट्विटर पे, जिसको अब एक्स भी कहते हैं, ट्विटर की ना मोनेटाइजेशन आ गई है। उसकी वजह से ना लोगों ने अपना काम करने का नज़रिया ही बदल लिया। जिन लोगों को मैं खुद बहुत रिलायबल समझता था, कि जिनसे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, मुझे कोई खबर चाहिए होती थी मैं अक्सर उनको भी लूप में लेता था, वो भी बाबर रिजवान के फैंस को खुश करने के लिए आजकल ट्विटर पे छाए हुए हैं, क्योंकि इंगेजमेंट मिलती है। आप जितना कैची टेक्स्ट लिखेंगे नीचे उतने कमेंट आएंगे, हेट वाले प्यार वाले, और उनके पैसे बनेंगे। यानी लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। जो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में वो नीचे नहीं गिरा, वो खत्म हो चुका है। कोई यहां पे जर्नलिज्म नहीं कर रहा। जो पुराने लोग हैं ना, जो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, जो पुराने वक्तों में जर्नलिज्म कर गए, ये इन सब के गुजरने के बाद जर्नलिज्म को कोई यहां पे देखेगा भी नहीं, क्योंकि फेयर बात कोई करना ही नहीं चाहता। सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं। मेरे पे भी यहां पे बड़े इल्जाम लगते हैं कि तुम फलां प्लेयर को बैक कर रहे हो, फलां प्लेयर को बैक कर रहे हो। चलो एक प्लेयर अपने दिमाग में सोच लो जिसके बारे में आपको लगता है कि मैं उसको बैक करता हूं। जब उसने गंदी क्रिकेट खेली है, क्या यहां पे बैठ के हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया? तो ये सब कुछ क्या है? कोई यहां पे पाकिस्तान टीम को बैक करने के लिए रेडी है? ये जितने नंबर्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये वो जहर है जो पाकिस्तान टीम के अंदर पिछले कई सालों में घुसता जा रहा था कि टाइम लेके खेलना है, इजी होके खेलना है। T20 क्रिकेट इजी होके खेलने का नाम नहीं है। सलमान अली आगा के साथ मैं खड़ा हूं, और मेरे जितने लोग मुझे देखते हैं वो सारे सलमान अली आगा के साथ खड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो आई स्टैंड विद सलमान अली आगा, ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस जाए कि यार मेरी आवाम, मेरे लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं। मेरा आखिर में सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप या इंटरनेशनल सीरीज इंशाल्लाह दोनों टूर्नामेंट्स में अच्छा करता है, तो राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान, तनवीर अहमद और ट्विटर पे जितने भी लोग हैं, क्या ये लोग टीवी पे आके माफी मांगेंगे? किस मुंह से ये मुबारकबाद देंगे पाकिस्तान को? इनकी शक्लें देखने वाली होंगी। हर सेकंड में इन सब का रंग बदलेगा, और मुझे बड़ा इंतजार है इनकी शक्लें देखने का।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।